क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स को बाय बाय बोलना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ दिस सिक्स्थ वन। रीड करिए, गिव इट अ रीडिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, पढ़ा। Find the ratio of the potential difference that must be applied across the parallel and series combination of two capacitor C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2। यानी कि आपके पास दो कैपेसिटेंस हैं पहले से ही, ठीक है। एक कैपेसिटेंस का नाम C1 ले लेते हैं, दूसरे कैपेसिटेंस का नाम C2 ले लेते हैं, और दोनों 1/2 के रेशियो में है। रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू 2 है। रेशियो का मतलब ये दोनों एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में 1/2 में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि अगर C1 की वैल्यू 2 फराड है तो C2 की वैल्यू 4 फराड होगी। मतलब जितना भी C1 होगा उसका 2 गुना C2 होगा, ऐसा कुछ। यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि C2 इज 2 टाइम्स C1। अभी तक से मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है और उसी में मैंने अभी तक से इतना लिख लिया, ठीक है। वैसे उन्होंने हमें कहा ही है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी वांट द पोटेंशियल डिफरेंस, V का हमें रेशियो चाहिए। पर हमें ये बोल रहा है व्हेन देयर कैपेसिटेंस इज 1:2 सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दीस टू केसेस बिकम सेम। That must be applied across the parallel and series combination of the two capacitor, ठीक है। सो अगर हम बात करें पैरेलल एंड सीरीज की, तो आप सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते ही हैं, राइट। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हम पैरेलल की बात करें तो इट इज C1 प्लस C2, राइट। रजिस्टर में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो C1 प्लस C2 कितना आएगा? अगर मैं C2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं तो C1 प्लस C2 कितना है? 2 टाइम्स C1, तो योर आंसर विल बी 3 टाइम्स C1। तो ये आ गया आपके CP की वैल्यू, ठीक है। CS की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? CS यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैसे निकालोगे? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आई होप आपको पता है कि ऐसे हम पैरेलल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप पैरेलल का फॉर्मूला लिखना सीखते हो ऐसा, 1 अपॉन CS इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद वैसा ही फॉर्मूला बनता है जो मैंने लिखा, CS इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप यहां पे भी C2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। C1 C2 इज 2 टाइम्स C1, C1 प्लस C2 इज 2 टाइम्स C1। तो ये C1 और ये C1 C1 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा 3 टाइम्स C1। यहां से C1 और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2/3 C1। ये आ गया आपके सीरीज की वैल्यू। सो आई होप आपको इतना तो क्वेश्चन में समझ में आ ही गया होगा कि दो कैपेसिटर को हमने पहले पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर हमने उन्हीं दो कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। तो ये पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये आंसर आ रहा है, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ये आंसर आ रहा है, और उसमें मैं ये सब्स्टिट्यूशंस बार बार पुट कर रहा हूं ताकि हमें एक ही में आंसर मिलता रहे, C1 में ही आंसर मिलता रहे। अब क्वेश्चन का ये कहना है कि दोनों में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? सपोज करो आप
एनर्जी स्टोर्ड निकालते हो। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। पिछले लेक्चर में, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हम अगर सीरीज के लिए एनर्जी स्टोर्ड निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे हाफ CS VS का स्क्वायर, है ना। सीरीज के लिए एनर्जी होगी, तो ये आएगा हाफ CS कितना है? CS है 2/3 C1 इंटू VS का स्क्वायर, राइट। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी आएगी 1/3 C1 VS का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी फॉर सीरीज। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर्ड सेम है, यानी कि जो एनर्जी स्टोर्ड सीरीज में है वही एनर्जी स्टोर्ड पैरेलल की भी है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, राइट। पहले हम एक काम करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल भी निकाल लेते हैं। यूपी विल बी हाफ CP VP स्क्वायर। हाफ CP कितना है भाई? ऊपर आओ, हाउ मच इज CP? 3 टाइम्स C1, लिखो यहां पे, इंटू 3 टाइम्स C1 इंटू VP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 C1 VP का स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास पैरेलल सीरीज की एनर्जी, ये आ गई आपके पास पैरेलल की एनर्जी। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के इक्वल है, तो इक्वल कर दो। क्वेश्चन ने खुद ही कहा वो दोनों इक्वल है, तो किस बात की देरी है, अब इक्वल कर देते हैं। यानी कि यूएस बराबर यूपी कर दो। यूएस कितना है? 1/3 C1 VS का स्क्वायर। यूपी कितना है? 3/2 C1 VP स्क्वायर, बराबर। तो अब हम यहां से C1 और C1 को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। और क्योंकि हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब हमें रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? VS का स्क्वायर अपॉन VP का स्क्वायर। दिस विल बी 9/2, क्योंकि यहां पे 3 है, ये 3 आ जाएगा, 3 3 9, और ये VP स्क्वायर नीचे की तरफ आ गया। अब एक काम करो, दोनों तरफ रूट ले लो, तो VS बाय VP विल बी कितना? 3/√2। बस हो गया आंसर। वैसे क्वेश्चन में बोला गया है पैरेलल टू सीरीज ना, पहले किसका नाम लिया गया? दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज, मतलब हमें VP बाय VS चाहिए। तो यहां पे VS बाय VP है, तो यहां पे तुम कर लो VP बाय VS, इट विल बी √2/3। उल्टा हो जाएगा, √2 कितना होता है? 1.414 होता है, अपॉन 3। दिस विल बी 0.471 इज योर फाइनल आंसर। सो द क्वेश्चन was actually a simple question, बस आपको पढ़ने आना चाहिए और क्वेश्चन की डिमांड आपको पूरी करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन में अगर आप स्टार्टिंग का स्टेप देखेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने इसकी मदद से ये लिख लिया। क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है कि कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया गया, क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है कि कैपेसिटर को सीरीज में लगाया गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे मैं करते जा रहा हूं। क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है कि जो सीरीज की एनर्जी है और जो पैरेलल की एनर्जी है वो दोनों सेम है। तो मैंने सीरीज की एनर्जी निकाली, मैंने पैरेलल की एनर्जी निकाली, हालांकि मैंने इसमें CS और CP को सब्स्टिट्यूट जरूर किया है। फिर मैंने क्वेश्चन ने खुद ही कहा दोनों सेम है, तो मैंने सेम कर दिया और जो डिमांड थी उसको पूरा कर लिया। क्या बोलते हो, यस और नो? डन है? रिप्लाई 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 रिप्लाई। डन है? पक्का? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज द 7th वन। एक बार आप
रीड कर लीजिए 7th वन। दो चार्जेस हैं आपके पास, -4 Q और +2Q, जो लोकेट है 2a,0 और 5a,0 पे। हमें बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विच इज विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। कर लिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि दो चार्जेस को हमने 2a,0 और 5a,0 पे रखा हुआ। तो 2a,0 का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज 2a,0? बचपन में कभी अगर हमने कोऑर्डिनेट चीजें पढ़ी हैं तो आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट चीजों में ये पहली चीज एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और दूसरी चीज वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। पहली चीज एक्स एक्सिस की, दूसरी चीज वाई एक्सिस की। इसका मतलब ये बात तो सही है और ये बात हमें साफ साफ समझ में आ रही है कि जो -4Q नाम का चार्ज है वो यहां रखना है और जो +2Q नाम का चार्ज है वो यहां रखना है। तो इस बात से अगर मैं थोड़ी भी अपनी नॉलेज लगाऊं तो मुझे एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि दोनों चार्जेस एक्स एक्सिस पे रखे जाएंगे क्योंकि दोनों चार्जेस की वाई एक्सिस की वैल्यू तो 0 है। बचपन में अगर कभी ग्राफ प्लॉट किया तो इसी तरह से करते हैं। तो समझो हमने एक चार्ज यहां पे रख दिया और एक चार्ज हमने यहां पे रख दिया। मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये जो चार्ज यहां पे आप देख रहे हैं ये -4Q वाला चार्ज है और ये जो चार्ज आप यहां देख रहे हैं ये +2Q वाला चार्ज है। और एक बात मैं यहां पे लिख देना चाहूंगा कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये 2a नाम का डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस आप यहां पे देख रहे हो ये 5a नाम का डिस्टेंस है। यहां तक क्या सबको समझ में आ गई चीजें? बोलिए, कितने लोग को यहां तक डायग्राम समझ में आया? अरे रिप्लाई, जितने लोग लेक्चर अटेंड करते हैं सबका एक एक चीज के ऊपर रिप्लाई आना चाहिए। एक्स एक्सिस पे हमने चार्जेस क्यों बनाए ये भी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है। चलिए क्वेश्चन के पास वापस जाते हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा? हमने अभी चार्जेस बना लिए। चार्जेस बनाने के बाद क्वेश्चन हमसे कहता है कि आप एक स्फीयर ड्रॉ करें और वो जो स्फीयर आप ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस 4a होना चाहिए और आपको बताना है कि उस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। और आपको यह बात भी नहीं भूलनी है कि वो स्फीयर का सेंटर ओरिजिन से जाना चाहिए। तो चलिए एक स्फीयर बनाते हैं। हमें इतनी बात तो क्लियर है कि जो स्फीयर हम बनाएंगे वो स्फीयर का जो रेडियस होगा हमें अगर उसका ध्यान रखना है तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। वैसे ये अंडा अंडा आकार में दिख रहा है, अंडा आकार में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो स्फीयर है। और थोड़ा मैं उसको और इस तरह से बना देता हूं, पर क्या उसका सेंटर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमें इस स्फीयर को और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। थोड़ा मैं इसको और ऊपर की तरफ ले लेता हूं। हाँ, इसका सेंटर एग्जैक्टली आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। जरा ध्यान से सोचिए कि मैंने क्या मेहनत की है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्फीयर का रेडियस मैं बनाने की कोशिश कर रहा था वो 4a का बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला स्फीयर का रेडियस 4a होना चाहिए। तो मुझे कैसे पता चला यहां तक 4a होगा? मैंने सिर्फ अनुमान लगाया है। अगर -4Q 2a पे रखा गया है, +2Q 5a पे रखा गया है, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 4a तो होगा। तो मैंने ऐसे अंदाजन बना दिया। बस मैंने इस बात का ध्यान रखा कि स्फीयर का सेंटर और ओरिजिन मैच होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि स्फीयर से फ्लक्स कितना पास हो रहा है।
फ्लक्स का डेफिनेशन होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे फ्लक्स का असली डेफिनेशन होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उसी चार्ज को कंसीडर किया जाएगा जो स्फीयर के अंदर हो। तो जो स्फीयर के अंदर वाला चार्ज आप इस डायग्राम से देख पा रहे हैं वो -4q है। तो फ्लक्स की वैल्यू आप लिखेंगे -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका फाइनल आंसर। +2q क्यों कंसीडर नहीं किया? क्योंकि वो तो अपने स्फीयर के बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वही चार्ज जिम्मेदार है जो स्फीयर के अंदर होगा। -4q इज इनसाइड द स्फीयर, तो हमने उसी को कंसीडर किया। और आप फ्लक्स का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए -4q बाय एप्सिलॉन नॉट। काम खत्म हो गया। तो ये डायग्राम बना के तुम्हें क्या मदद मिली? इस डायग्राम से तुम्हें ये मदद मिली कि -4q स्फीयर के अंदर दिखा और तुमने उसका इस्तेमाल किया, +2q का इस्तेमाल तुमने नहीं किया। काम खत्म। हाँ या ना? कितने लोग को बात समझ में आ रही है? पक्का? सिंपल था। 7th वन डन डनाडन, 6th वन डन डनाडन। कैन वी गो फॉर द 8th वन? चलिए 8th वाला करते हैं, पर एक नया पेज लेते हैं। इसको पहले कैन वी से बाय बाय टू दिस? नो, इट इज नॉट सेइंग बाय बाय। एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको वापस कॉपी करते हैं और इसको बस पेस्ट करते हैं। अब ठीक है। एक रीडिंग लगा लीजिए 8 क्वेश्चन की। एक 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। जो कैपेसिटर है उसका यूनिट फराड होता है। तो उस कैपेसिटर को हम C1 नाम दे देते हैं। 6 माइक्रोफराड। माइक्रो मतलब आप जानते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 हम लिख सकते हैं। F स्टैंड्स फॉर फराड। ये कैपेसिटर का यूनिट होता है। 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट सप्लाई, यानी कि इसके साथ में जो वोल्टेज लगा वो 300 वोल्ट लगा। ठीक है। अगर मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एक 6 माइक्रोफराड के कैपेसिटर को चार्ज किया गया 300 वोल्ट से, तो मैं आसानी से उसकी एनर्जी निकाल सकता हूं, हाफ C1 V1 स्क्वायर। क्योंकि अगर किसी को चार्ज किया जाए तो उसमें एनर्जी तो स्टोर होगी ना, तो निकाल लो फटाफट। हाफ C1 कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻6 और V1 कितना है? 300 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे 300 मतलब ये हो जाएगा 3 3 9 और 10⁴ और यहाँ पे वैसे भी 10⁻⁻6 है, बराबर है। और नीचे यहाँ पे 2 है, तो ये 2 और ये हो जाएगा 3 मतलब 27। तो इसका मतलब ये आएगा 0.27 जूल्स। सो क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ के हमें ये समझ में आया कि अगर आप एक 6 माइक्रोफराड के कैपेसिटर को 300 वोल्ट की मदद से चार्ज करेंगे तो उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आगे बढ़ता है। अब वो आपसे ये कह रहा है इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, मतलब चार्ज होने के बाद कैपेसिटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया, मतलब V1 नाम का वोल्टेज हटा दिया गया। ठीक है। एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफराड। यानी कि स्टोरी कुछ इस तरह से थी।
पहले आपके पास एक कैपेसिटर हुआ करता था जो कि 6 माइक्रोफराड का था और उसके साथ 300 वोल्ट का सप्लाई लगा था। इस 300 वोल्ट के सप्लाई ने इस कैपेसिटर को पूरा चार्ज किया, फिर कैपेसिटर से वोल्टेज को अलग करके उसके साथ एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया। ये 6 माइक्रोफैराड है। जो दूसरा कैपेसिटर उसके साथ कनेक्ट किया गया वो 3 माइक्रोफैराड का था। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो हमसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी कितनी थी, हमने निकाल के रखी है। ये कैपेसिटर के अंदर 0.27 जूल्स नाम की एनर्जी थी। किसके अंदर? ये 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर के अंदर। वो जानना चाहता है कि उस टोटल एनर्जी में से कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई हीट के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। पहला सवाल तो ये आपके दिमाग में आएगा कि सर एनर्जी लॉस क्यों होगी? एनर्जी लॉस होती है अगर कोई भी चीज में एनर्जी आप स्टोर करते हो तो वो चीज गर्म होके एनर्जी को लॉस करने लग जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एनर्जी लॉस कितना है। अब एनर्जी लॉस आप कैसे निकालोगे? कैसे आप एनर्जी को लॉस निकालोगे? तो एनर्जी लॉस निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप एक काम करो, आप एनर्जी इनिशियल निकालो और उसको माइनस करो एनर्जी फाइनल से, आपका एनर्जी लॉस मिल जाएगा। अगर आपके पास इनिशियली इतनी एनर्जी थी, फाइनली निकालो ना, फाइनली एनर्जी निकालो कितनी है इस सिस्टम की, तो वो आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। कृपया करके बात को समझें कि एनर्जी लॉस वो एनर्जी नहीं है जो इस कैपेसिटर ने इस कैपेसिटर को दी होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, सम एनर्जी will be transferred by 6 microfarad to 3 microfarad। हम ये एनर्जी कैलकुलेट, हम इस एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं जो लॉस हो गई। आसान भाषा में अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो सिस्टम के पास पहले 0.27 नाम की जूल्स की एनर्जी थी और वो एनर्जी किसके पास थी? वो एनर्जी इस 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर के पास थी। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये एनर्जी जो उसके पास है वो एनर्जी वो इस कैपेसिटर को देने लगेगा। बिल्कुल देगा। 0.27 जूल्स नाम की एनर्जी वो 3 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर को जरूर देगा, पर देते समय कुछ एनर्जी लॉस जरूर होगी। किसके फॉर्म में? हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। हमें वो एनर्जी निकालनी है। क्या आपको क्लिक हो रहा है हमें क्या निकालना है? Everybody is understanding what we have to calculate? पक्का? ठीक है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। दिमाग हम ऐसा लगाएंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि सबसे पहले तो चार्ज निकालते हैं। किसके ऊपर का चार्ज? इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज था? तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। चार्ज कैसे निकल सकता है? Q इज इक्वल टू CV। तो Q क्या होगा? C कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻⁻6 6 माइक्रोफराड और V है 300। तो चार्ज कितना आया? 1.8 माइक्रोकूलम। ये आपका चार्ज आया पहले वाले कैपेसिटर का। ठीक है, अब आपने ध्यान से एक बात समझनी है कि पहले वाला कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकेंड कैपेसिटर आर इन पैरेलल। आप देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। तो अगर उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो सीपी क्या होगा? टोटल क्या होगा उनका कैपेसिटेंस? C1 प्लस C2। क्यों?
क्योंकि पैरेलल का ये फॉर्मूला है। तो C1 कितना है? C1 है 6, C2 कितना है 3, यानी कि 9 माइक्रोफराड दोनों का टोटल हुआ, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻6 फराड बराबर। अब आप एक बात समझ चुके हैं कि ये है टोटल चार्ज जो सिस्टम में पहले से मौजूद था, ये है टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस दोनों के आने के बाद। तो अब आप नई एनर्जी निकालने के लिए तैयार हो, क्योंकि नई एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या है फॉर्मूला नई एनर्जी का? U फाइनल के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q²/2C। आई होप आपको याद होगा, पहले हमने यही फॉर्मूला निकाला था। तो सिस्टम में टोटल चार्ज कितने का? 1.8 इंटू 10⁻⁻3 का, क्योंकि 1.8 माइक्रो कूलम सिस्टम का चार्ज निकला है। तो माइक्रो मतलब 10⁻³ होता है बराबर। उसका स्क्वायर, क्योंकि Q का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस कितने का आया है? 9 इंटू 10⁻⁻6, जो यहां पे लिखा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिस्टम का फाइनल एनर्जी आपको आना चाहिए 0.18 जूल्स। सिस्टम की इनिशियल एनर्जी 0.27 जूल्स की थी, तो लॉस कितने का हुआ? 0.27 माइनस 0.18, यानी कि 0.09 जूल्स का आपको लॉस हुआ। आप इजीली आंसर चेक कर सकते। 9 इंटू 10⁻² का मतलब 0.09 जूल्स ही होता है। सो आप देख सकते हैं इनिशियल एनर्जी हमने पहले फाइंड की, फाइनल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने दिमाग क्या लगाया, जरा उस पर गौर फरमाइए। सबसे पहले आपने पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकाला, उसके बाद आपने टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस निकाला। कौन से सिस्टम का? इस वाले बंदे का, क्योंकि अगर ये दोनों अब साथ में हैं तो दोनों का मिलके कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। फिर आपने अपने इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके नई वाली एनर्जी निकाल ली। पुरानी एनर्जी और नई एनर्जी का फर्क ही आपके दोनों के बीच का लॉस था। पैरेलल का फॉर्मूला क्यों लगाया, आप ये भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ अल्टीमेटली पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए सीपी निकाला। है ना? चेक कर लीजिए। एनी डाउट्स? बढ़ना चाहिए आगे? कैन वी मूव फॉरवर्ड? बढ़िया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ, 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स। कितने कितने लिक्विड ड्रॉप्स हैं? n बराबर 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम। हर एक के पास 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज हर एक ड्रॉप के पास है। हर एक का डायामीटर 0.1 मीटर है, ईच डायामीटर 0.1 मीटर फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। डायामीटर यानी कि d 0.1 मीटर। सारे ऐसे चुन्नू मुन्नू ड्रॉप्स, ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं? ऐसे 125 ड्रॉप्स हैं, ये सारे मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, हमें यह बताना है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। हमें बताना है कि इस बिगर ड्रॉप के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, हमें यह बात बतानी। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ध्यान से बात को समझो। क्वेश्चन में यह बात साफ साफ कही है कि आप एक बड़ा ड्रॉप बनाएं, मैं उस बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R ले रहा हूं,
और मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस बड़े ड्रॉप के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। तो अगर आप पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं तो वो यही होता है 1/4 क्यू अपॉन आर। और क्योंकि क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़े ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल बताना है, तो सेंटर से सरफेस की दूरी उसका रेडियस ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? Q इज द टोटल चार्ज। आसान है। अगर आपको यह पता है कि टोटल 125 ड्रॉप्स है, हर एक ड्रॉप के पास इतना चार्ज है, तो सारे ड्रॉप्स मिलके कितना चार्ज बनाएंगे? NQ। यानी कि 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आपका टोटल चार्ज आएगा। इसको ऐसे ही रख देते हैं, भूलिए मत, सारे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे। तो हर एक छोटे चार्ज के पास अगर 0.5 माइक्रोकूलम नाम का चार्ज है, तो सब लोगों के पास 125 इंटू ये करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास 2-2 रुपए हैं, तो 10 लोगों का मिला के कितना रुपए होगा? 20 रुपए। उसी तरह से टोटल 125 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, हर एक ड्रॉप के पास अगर इतना चार्ज है तो टोटल इतना ही चार्ज होगा। क्यू का बंदोबस्त हो गया। अब सिर्फ कैपिटल आर का बंदोबस्त हो जाए तो अपना काम हो जाए। कैपिटल आर आप कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। कैपिटल आर इज क्यूब रूट ऑफ एन आर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो बड़े ड्रॉप और छोटे ड्रॉप के बीच में ये रिलेशनशिप आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैपिटल आर होगा क्यूब रूट ऑफ 125, क्योंकि n का वैल्यू 125 है। छोटा r, अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको डायमीटर दिया हुआ है। अगर आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस आप लिख सकते हो 0.05 मीटर। यहां पे आप पुट करोगे 0.05। किसका रेडियस? किसका? छोटे ड्रॉप का रेडियस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.25 मीटर। यानी कि कैपिटल आर का भी बंदोबस्त हो गया। आप खाली पुट करना है और आंसर बताना। तो v बराबर 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू कैपिटल Q है 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय 0.25, दैट इज R। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर आना चाहिए 2.25 इंटू 10⁻6 वोल्ट्स, विच इज मैचिंग विद योर टेक्स्ट बुक। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वैसे आपको सरप्राइज नहीं होना है ये फॉर्मूला आपको देख के, ठीक है। लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं आपको बताया होगा, जब दो ड्रॉप्स या बहुत सारे ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ कोलेस होते हैं तो एक वॉल्यूम का रिलेशनशिप बनता है। उस वॉल्यूम के रिलेशनशिप से ये फॉर्मूला आता है। अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टली रट्टा मार लीजिए। छोटा आर छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस है, बड़ा वाला आर बड़े वाले ड्रॉप्स का रेडियस है। इज इट क्लियर? नहीं है यश, यही फॉर्मूले से आप आर निकाल सकते हो। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिगर ड्रॉप का रेडियस एंड छोटे ड्रॉप का रेडियस। इसलिए ये फॉर्मूला याद रखो। कब इस्तेमाल करोगे? जब बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हो, तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। इज इट क्लियर विथ एवरीबॉडी? गिव मी a yes or no. Can we move forward? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे सामने है। 10th क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, वैसे क्वेश्चन आधा ही है। कैलकुलेट द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन θ1 टू θ2 बराबर 90 डिग्रीज। ठीक है, हमें इसके बीच में इसको रोटेट करना।
एक डाइपोल मोमेंट है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इतना। डाइपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। तो डाइपोल मोमेंट दिया है 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, वो कूलम मीटर है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। कैपिटल N केमिस्ट्री के हिसाब से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स बराबर whose dipole moments are oriented in an electric field strength of इतना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। Calculate the work done to rotate the dipole from theta is equal to 0 to theta is equal to 90। वर्क डन का फॉर्मूला आप इजीली जानते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होगा PE cos थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। अगर आपको याद आएगा तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, पर हमें यहां पे n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो है, तो इसलिए हमने यहां पे n को मल्टीप्लाई कर दिया। n कितना है 10⁻21 इंटू p कितना है 6.3 इंटू 10⁻⁻30, e कितना है 2.5 इंटू 10⁻5 ब्रैकेट cos 0 माइनस cos 90, क्योंकि 0 से 90 तक जाना है। तो आप वैसे ही जानते हैं कि cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, इसका मतलब ये चला गया, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.75 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स आंसर आएगा, या 1.575 मिली जूल्स आप आंसर लिख सकते हैं। काम खत्म। सिर्फ ये एक फॉर्मूला लगा और कुछ नहीं किया हमने इसमें। थीटा भी हमें गिवन था, सिर्फ n क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उतने मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। चेक कर लीजिए क्लास, 10th वन डन। यस, सिंपल है, सिंपल है। हाँ सही कह रहे हो, अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम्हें आगे बढ़ने की कुछ टेंशन ही नहीं है। अगर चैप्टर रिवाइज करते करते एक पेज पे फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हो या कुछ ऐसा काम कर लेते हो तो आगे जाके तुम्हें बस फॉर्मूले पे ही ज्यादा फोकस करना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। इलेवेंथ वन हम कर रहे हैं। एक 6 माइक्रोकूलम का चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। मुझे यहाँ पे एक ओरिजिन पे 6 माइक्रोकूलम का चार्ज दिखाई तो दे रहा है। Another charge of -5 microcoulomb is placed at the y-axis at a position of 0,6.0, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर का है, क्योंकि 0,6.0 का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस 6 का हुआ। सबसे पहली चीज हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, whose coordinates are 8,0, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस 8 मीटर का है। ठीक है, बढ़िया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, हम इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, ठीक है। इट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट 1 प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट 2। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है ना। याद है जब कोई तीसरा बंदा इंफिनिटी से आ रहा था तो उस तीसरे बंदे को दोनों बंदे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल झेलने के लिए कहा गया था। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान देना। तो फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? हम इस वाले चार्ज को Q1 नाम दे रहे हैं, हम इस वाले चार्ज को Q2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? फॉर्मूला आप लिखोगे 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, Q1/R1 प्लस Q2/R2। भूलिए मत, जब भी आप पोटेंशियल निकालते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें
कि चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। Q1 और P के बीच का डिस्टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, 8 मीटर। पर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपको नहीं पता है। दिस इज R2 एंड दिस इज R1। R2 नहीं पता है, तो R2 कैसे निकलेगा? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल में, क्योंकि आपको 6 मीटर पता है, आपको 8 मीटर पता है, तो हाइपोटेन्यूज है R2, राइट? तो ये 10 मीटर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता ही होगा आप लोगों को। बराबर है अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, दैट इज अंडर रूट ऑफ 100। इसका मतलब R2 इज 10 मीटर्स। आ गया R2? ये बात तो आप भूले नहीं ना, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेना जरूरी होता है। तो चार्ज यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, इसलिए डिस्टेंस R2 है। चार्ज यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, डिस्टेंस R1 है। R1 तुम्हें पहले से ही पता था 8 मीटर है, पर R2 नहीं पता था। R2 अभी मिल गया, तो अभी पुट कर दो, काम खत्म करो। VP कितना आएगा? 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 9 इंटू 10⁻⁹ ब्रैकेट। Q1 कितना है? 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10⁻⁻6। R1 कितना है भाई? R1 है 8, प्लस Q2 कितना है? -5 माइक्रोकूलम्स, यानी कि ये साइन बीच का माइनस हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना आया? 10। बस इसको सॉल्व करना है, बराबर। सो ये कितना आएगा? 9 इंटू 10⁻⁹, 6/8 कितने का पड़ेगा आपको? 0.75 माइनस 0.5, ठीक है। यानी कि VP आपको आएगा 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। पहला आंसर डन। आप चेक कर सकते हैं, ए का आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁻³। समझा? डन। बड़े आगे। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूं QP। तो समझो यहां इंफिनिटी पे कोई प्रोटॉन रहता था, वो बोलता है कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, यानी कि इस प्रोटॉन को यहां से यहां लाके रखो। तो अगर तुमने प्रोटॉन को यहां लाके रखा तो तुम्हें दोनों का पोटेंशियल झेलना पड़ेगा। तो दोनों का पोटेंशियल तुमने अभी अभी तो निकाला है, तो वर्क डन क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल यानी कि VP इंटू जिसको तुम लेके आ रहे हो, यानी कि प्रोटॉन को लेके आ रहे हो। ऐसा ही लिखते थे ना। VP क्या है? दोनों का मिलके पोटेंशियल तुमने लिखा है ना, ये देखो V1 प्लस V2, दोनों का मिलके पोटेंशियल एट पॉइंट P, और ऐसे ही करते थे तुम। तो फिर पुट करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। वर्क डन कितना आएगा? हाउ मच इज VP? 2.25 इंटू 10⁻³ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स। ये आपका फाइनल आंसर है। 5.4 कहां से आएगा भाई? टू 2.25 इंटू 1.6 3.6 ही होता है ना। गलत जवाब इन द टेक्स्ट बुक, अपना आंसर सही है। 2.25 अगर पहला सवाल है तो 2.25 इंटू 1.6 तो 3.6 ही होता है ना। डन। क्लियर है? ये फॉर्मूला समझा? कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है, समझा? दोनों का मिल के पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय जो पानी पीने आ रहा है, याद आया?
बराबर, लायन और डियर, बिल्कुल सही। चलो अगला देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वैसे अलग से करते हैं इसको थोड़ा, हाँ ये अच्छा। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ इतना। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में कुछ गिवन मिले लिख लो। एरिया कितना है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 2 मिलीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिलीमीटर टू मीटर -3 होता है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट में अगर हमें कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर निकालना है तो हम इस्तेमाल करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वाले फॉर्मूला का, क्योंकि बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 होता है, के ऑफ एयर इज 1, ये भी याद रखो। ठीक है, तो सब कुछ पुट करो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। एरिया की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻⁻3, और डी कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻3। तो सी का आंसर आएगा 26.55 इंटू 10⁻⁻12 फराड, यानी कि 26.55 पिको फराड, क्योंकि 10⁻⁻12 पिको होता है। चेक करते हैं पहला आंसर, सही है, 2.655 है, मेरा 26.55 है, इसको मैं पिको फराड में भी लिख सकता हूं। द फर्स्ट इज डन, A is done. Let's check for B. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what will be the charge on each capacitor का plate? चार्ज निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो चार्ज निकालने में क्या प्रॉब्लम हमें, चार्ज तो हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, बराबर है ना। तो Q इज इक्वल टू C कितना है, 26.55 इंटू 10⁻⁻12, अभी तो निकाला, और वोल्टेज कितना है 100, तो Q कितना आएगा 26.55 इंटू 10⁻⁻10, या आप इसको लिख सकते हो, वैसे ऑप्शन में क्या है, हाँ ठीक है, 2.655 इंटू 10⁻9 है, मेरे में 26 पॉइंट इंटू 10⁻10 है, मैच हो गया, काम खत्म। सी पार्ट होमवर्क में ट्राई कीजिए, सारे मैं ही कर रहा हूं। 13th पे जाता है, ये डन है क्या, 12th वन समझा, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाए, कुछ भी काम नहीं होता है यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूले में 12th वन डन, पक्का। बढ़िया, हाँ माइका, माइका है, माइका आ जाएगा। यश बोलता है सर करवा दो, वो भी तुम लोग क्या करोगे रे सर, मैं ही करता हूँ तो। हाँ देखो, how would the charge on the plates, how would the charge on the plates be effective if 2 मिलीमीटर थिक माइका शीट अगर उसमें डाल दिया जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच में, और जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो सेम है, यानी कि फॉर सी ऑप्शन द थिकनेस इज इक्वल टू द डिस्टेंस। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं के सी वी। के क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, सी आपने अभी अभी ऊपर निकाला 26.55 इंटू 10⁻⁻12, और वोल्टेज आपको पहले से ही पता है दैट इज 100, तो आप वो उसको वापस पुट कर दीजिए।
आगे आंसर 15.93 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ वही वही किया है मैंने, इसको क्यू प्राइम ले लो, क्यू प्राइम इज के टाइम्स क्यू, ये लो, मतलब जो पहला वाला क्यू था उसके साथ के मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल था इसलिए होमवर्क दिया था, पर चलो हो गया। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, पक्का होमवर्क जाएगा आप लोगों के लिए। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है पहले वाला, फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इस फर्स्ट डायग्राम में जो तीनों आपको ये कैपेसिटर की प्लेट्स दिखाई दे रही है, इस कैपेसिटर प्लेट को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक कैपेसिटर है C1, ये है कैपेसिटर C2, ये है कैपेसिटर C3। ऐसे डिवाइड किया उन लोग को, तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाले उसमें। तो अगर कभी ऐसा होता है तो ये लोग सीरीज में माने जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा बाइफर्गेशन अगर आपको दिखता है तो ये लोग माने जाएंगे पैरेलल में। पर इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल? इसमें तो सब सीरीज में है। इसमें अगर मैं इसको C1 पकड़ू, इसको C2 पकड़ू, इसको C3 पकड़ू, तो C2 एंड C3 इन दोनों को आपको लेना पड़ेगा सीरीज में, बराबर बराबर। एंड इन दोनों का जो आंसर आएगा, लेट मी टेक दैट आंसर इज CS। CS will be in parallel with C1। सही लिखा? याद रखिए, जब भी आपका कैपेसिटर हॉरिजॉन्टली अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से भरा जाएगा, तो हर, आप देख सकते हैं ना पहले डायग्राम में क्या हो रहा है, K1 है, K2 है, K3 है, मतलब एक कैपेसिटर में तीन डाइलेक्ट्रिक ठूसे उसने। तो अगर आपका कैपेसिटर हॉरिजॉन्टली इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, प्लेट से पैरेलली आप देख सकते हैं डिवाइड किया जा रहा है, तो हर एक डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर को जन्म देगा, ये इसको जन्म देगा, ये इसको जन्म देगा, और तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कहलाएंगे। पर यहां पे क्या हो रहा है, उसने क्या किया है, ये आपका कैपेसिटर है और उसने उसको वर्टिकली भी तोड़ा है और हॉरिजॉन्टली भी तोड़ा है। तो हॉरिजॉन्टली वाले लोग अपन ने सीरीज में ले लिए क्योंकि अपने को पहले से पता था, पर वर्टिकल वाले लोग हॉरिजॉन्टल वाले के साथ पैरेलल में आएंगे। अगर ऐसा कैपेसिटर होता और आप उसको ऐसा तोड़ते, यहां पे K1 है, यहां पे K2 है, तो ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, तो C1 C2 किस में है? पैरेलल में है। वर्टिकली तोड़ोगे तो पैरेलल में, हॉरिजॉन्टली तोड़ोगे तो सीरीज में। तो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला तुम्हें वैसे भी आता ही है, तो वो तुम पहले वाले केस में अप्लाई कर सकते हो। लगे तो पहला वाला केस तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूं। पहले वाले केस में तुम किस तरह से सॉल्व करोगे, चेक करो। C1 क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, C का फॉर्मूला क्या है, A एप्सिलॉन नॉट K/D, बराबर है K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/3। चेक करके देखो, इस वाले कैपेसिटर का एरिया A है, इस वाले कैपेसिटर का डिस्टेंस D/3 है, और उसी वाले कैपेसिटर का K1 है। तो एरिया की जगह पे मैंने A पुट किया, K1 और डिस्टेंस D/3। C2 उसका डाइलेक्ट्रिक K2 है, एप्सिलॉन नॉट तो उसके साथ आ ही रहा है,
उसका एरिया भी a है और उसका डिस्टेंस भी d/3 है। C3 उसका डाइलेक्ट्रिक K3 है, एप्सिलॉन नॉट उसका एरिया भी a है और उसका डिस्टेंस d/3 है। अब ये तीनों को सीरीज में लगाना है, तो सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है रे बाबा? 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर है। अब इन तीनों को अपने को सीरीज में सॉल्व करना है। 1/CS खतरनाक होने वाला है ये। 1/C1 करना है ना अपने को, तो 1/C1 में क्या करेंगे, ये C1 है, तो 1/C1 क्या आएगा अपना? 1/C1 आएगा d/3 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस d/3 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस d/3 अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A। 1 अपॉन था तो डिनोमिनेटर ऊपर चले गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया। 1/CS कैसे इसको हैंडल कर सकता है? कुछ कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, बराबर है। क्या कॉमन आएगा? d अपॉन 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A सब में से कॉमन आएगा, यहां बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। चेक कर लो, बराबर 1/CS या सिर्फ CS अगर मैं लिखूं तो ये होगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा K1 K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। नाउ जस्ट लुक इन द डायग्राम, आपको पता है कि K1 K2 K3 क्या है, 1 3 6, तो खाली पुट करना है यहाँ पे 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A/D 1 into 3 into 6 upon 1 plus 3 plus 6, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D बराबर, तो ये होगा 18/27, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर सीरीज का, मैचिंग विद द आंसर। अब सेम तुम्हें करना है पैरेलल के लिए, पर पैरेलल के लिए सबसे पहले तुम्हें C2 और C3 को सीरीज में सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको C1 के साथ पैरेलल में सॉल्व करना है, फिर तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। सो वीडियो गिव अ ट्राई फॉर दिस। सेकेंड वाला पार्ट होमवर्क में करोगे? अबे हाँ ना तो बोल दो, डर गए क्या इतने में ही? सीरीज और पैरेलल बचपन से करते आ रहे हो, पक्का? जिसको पार्ट 2 आएगा वो मुझे भेजेगा, ठीक है? नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स पे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय।